नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने बयानों को लेकर के सुर्खियों में बने रहते हैं। उन्होंने आजान विवाद पर प्रतिक्रिया दिया है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ये भी कोई मुद्दा है क्या। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि ये सब बकवास है, ये कोई भी मुद्दा नहीं है। अगर हम इस पर बात करते हैं तो हम उनकी मदद करेंगे। आप उनकी मदद करना चाहते हैं क्या? आपको बता दें कि अजान को लेकर विवाद की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने अजान को लेकर के बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल बंद हो, नहीं तो मस्जिदों के बाहर तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा पक्के घरों का निर्माण कर चुकी है। ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि ग्रामीण आवास योजना में 2.5 करोड़ से ज्यादा पक्के घर बने हैं। गिरिराज सिंह ने आगे क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अंदर में पूर्ववर्ती सरकारों ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, इंदिरा आवास आया। ये यूपीए सरकार 60 साल जो परिवार की सरकार रहा, 60 साल बनाम 8 साल पर मैं आज अपने विभाग का एक छोटा सा प्रस्तुति आपके सामने रखने का काम करूंगा। ये 60 साल में जो इंदिरा आवास के नाम से मकान बना, रोटी कपड़ा और मकान की चर्चा तो सब सरकारों ने की, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण ला करके रोटी का व्यवस्था की और मकान और कपड़े की व्यवस्था और महिलाओं का सशक्तिकरण हम आवास के द्वारा, क्योंकि जैसा शर्मा जी ने कहा कि मकान की महत्व क्या होता है वो वही गरीब जानता है जिसके घर नहीं होते, वही इसके महत्व को समझता है। वैसी स्थिति में 60 साल बनाम 8 साल में केवल 3 करोड़ 26 लाख घर इंदिरा आवास के द्वारा बना और 8 साल में हम 2.5 करोड़ से। छत्तीसगढ़ खैरागढ़ इन दिनों सुर्खियों में है। वजह है वहां होने वाले उपचुनाव को लेकर के, जहां सत्ता में बैठी कांग्रेस और विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। कुछ किंवदंती भी है कि आज तक बृजमोहन अग्रवाल को जिस चुनाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है वह चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीती है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ बनने के बाद होने वाले सभी उपचुनाव में अभी तक कांग्रेस ही विजय रही है। फिलहाल सियासी पारा गर्म है। ऐसे में हमारे एसोसिएट एडिटर जरीन सिद्दीकी ने खैरागढ़ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से बात की और जाना कि खैरागढ़ चुनाव को लेकर के उनकी क्या रणनीति है और किस तरह से चुनावी वैतरणी पार लगाएंगे। बातचीत के दौरान उन्होंने तत्कालीन विधायक देवव्रत सिंह के हत्याघात का जिम्मेदार भी कांग्रेस पार्टी को बताया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर के ऊपर कई गंभीर आरोप भी उन्होंने लगाए। वरिष्ठ नेता और विधायक पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, हम उनसे जानना चाहेंगे कि खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर उनकी रणनीति क्या है और किस तरह से कितनी सीटें जीत किस तरह से वो जीत अपनी निर्धारित कर रहे हैं। सर देखिए, खैरागढ़ उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों से जीतेगी, क्योंकि पिछले 3.5 सालों में देवव्रत सिंह जी यहाँ के विधायक रहे हैं और ऐसा में वो हमारे बीच से चले गए। तो देवव्रत जी को कांग्रेस क्यों छोड़नी पड़ी, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। देवव्रत जी के 3.5 साल के 3 साल के कार्यकाल में कोई भी विकास का काम खैरागढ़ में क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। खैरागढ़ को देवव्रत जी के जीवित रहते हुए जिला क्यों नहीं बनाया गया, इसका जवाब देना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि देवव्रत जी के क्षेत्र को कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी ने 3 साल तक उपेक्षित रखा और उसके कारण वो टेंशन में थे कि उनकी राजनीतिक 25 साल से ज़्यादा वो राजनीति कर रहे हैं
परंतु उनके साथ में जो अन्याय अत्याचार हो रहा था, कांग्रेस पार्टी उनको जिस प्रकार से उपेक्षित कर रही थी, शायद उनको दिल के दौरा पड़ने का कारण भी यही है। और इसका बदला, क्योंकि वो यहाँ के राज परिवार से थे, और इसका बदला जनता लेगी और अच्छे तरीके से लेगी। मैं तो जनता से इस बात का आग्रह करूंगा कि जिला बनना चाहिए, और जिला बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस को हराएं। जब कांग्रेस को हराएंगे तो कांग्रेस की मजबूरी होगी कि 2023 का चुनाव जीतने के लिए वो जिला बनाए, क्योंकि जो 4 जिले पहले बन चुके हैं वहां पर एक भी कार्यालय नहीं खुला है, एक भी ईंट नहीं रखी गई है। जो अन्य 4 जिले बनाए गए हैं, उन 4 जिलों में अभी तक कलेक्टर एसपी की नियुक्ति नहीं की गई है, चाहे वो मानपुर मोहला हो, चाहे वो फिर शक्ति हो, चाहे फिर वो मनेंद्रगढ़ हो, चाहे वो फिर मारवाही पिंडरा हो। तो जो सरकार 6-6 महीने से जिलों की घोषणा कर उन जिलों में कलेक्टर एसपी की नियुक्ति नहीं कर पाई है। जो 4 जिले बने हैं उन जिलों में आज तक एक ईंट, एक कार्यालय नहीं खोला गया है। तो खैरागढ़ के लोग जब तक इस सरकार के ऊपर में दबाव नहीं बनाएंगे तब तक जिले का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि ये कंगाल सरकार है, इसके पास पैसे नहीं है, ना स्कूल खुल रही हैं, ना सड़कें बन रही हैं, ना सामुदायिक भवन बन रहे हैं, ना कॉलेज बन रही है, ना आंगनबाड़ी बन रही है। क्योंकि ये कंगाल सरकार से अगर काम करवाना है तो उसको सबक सिखाने का इससे अच्छा मौका दूसरा नहीं हो सकता। कोरोना टीकाकरण को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि जिनकी आयु 18 वर्ष है और उन्होंने दूसरी खुराक लेने के 9 महीने पूरे कर लिए हैं, वह निजी टीकाकरण केंद्रों पर एहतियाती खुराक के लिए भी पात्र होंगे। इससे पहले स्वास्थ्य देखभाल और अग्रिम मोर्चे के कर्मियों सहित 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एहतियाती खुराक दी जा रही थी। बता दें कि देश भर में टीकाकरण अभियान पिछले साल 16 जनवरी को शुरू किया गया था, जिसमें पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया गया था। अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण पिछले साल 2 फरवरी से शुरू हुआ था। देशव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कई लोगों को कोरोना के टीके लग चुके हैं। बता दें कि देश में 15 साल से ज्यादा उम्र की आबादी में से लगभग 96% को कम से कम एक वैक्सीन लग चुकी है, जबकि लगभग 83% लोगों ने दोनों डोज अभी तक ले ली हैं। हेल्थवेयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 प्लस एज ग्रुप को 2.4 करोड़ से अधिक बूस्टर डोज दी गई है। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45% लोगों ने भी कोरोना की पहली डोज जो है वो ले ली है। यानी कि वैक्सीनेशन को लेकर के भी काफी सक्रिय जो है वो स्वास्थ्य विभाग भी नजर आ रहा है, चूंकि कोरोना के मामले अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसको लेकर के एहतियात बरतना बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने एफसीआरए यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में 2020 में किए गए बदलाव को सही ठहराया है। इस बदलाव में विदेश से आर्थिक अनुदान लाने वाली संस्थाओं के लिए यह अनिवार्य किया गया था कि वे स्टेट बैंक की गई कि नई दिल्ली शाखा में ही अपना प्राथमिक एफसीआरए अकाउंट खोलें। इसके अलावा विदेशी चंद को खर्च करने के तरीके पर भी नए नियम बनाए गए थे। कोर्ट ने अपने 132 पन्नों के फैसले में विदेशी चंदे पर कई अहम टिप्पणियां भी की हैं। कोर्ट ने कहा कि विदेश से चंदा पाना कोई ऐसा अधिकार नहीं जिस पर बंदिश नहीं लगाई जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह पूरी दुनिया में देखा गया है कि विदेश दानदाताओं की मौजूदगी देश की आंतरिक नीतियों पर असर डाल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए आगे कहा कि देश में दानदाताओं की कमी नहीं, सामाजिक संस्थाओं को कोशिश करनी चाहिए कि उनसे मदद लें। सरकार को यह अधिकार है कि वह चाहे तो विदेशी अनुदान पर पूरी तरह रोक का भी कानून बना सकती है। जो बदलाव है उसको सही ठहराया गया। विदेश अनुदान पर रोक लगा सकती है सरकार, इसको लेकर के तैयारी की जा रही है। एफसीआरए पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले से एक वीडियो सामने आई है, जिसमें कुछ महिलाओं ने काजू के
बागानों में पेड़ की शाखाओं पर साड़ी का फंदा बनाकर गले में लगा लिया। विरोध का ये तरीका इसलिए अपनाया गया क्योंकि आदिवासियों का आरोप है कि माइनिंग कंपनी के लोग राजस्व अधिकारियों की मदद से उनके काजू के बागानों को नष्ट कर रहे हैं। इस मुद्दे को ये आदिवासी पिछले कई सालों से उठा रहे हैं। आदिवासियों ने कहा कि वे अपनी आजीविका के लिए काजू के बागानों पर निर्भर हैं। इसके लिए उन्हें बहुत पहले बागानों के डिपट्टा भी जारी किए गए थे। हालांकि माइनिंग कंपनी के लोगों और राजस्व अधिकारियों ने आदिवासियों को बागानों के बदले पैसे देने की बात कही थी, लेकिन इन्होंने इस दावे को खारिज किया है। भारत की राजनीति में हमने दल बदलते तो देखा है और जिस दल में जाते हैं वैसा ही सुर अपनाते हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बाबुल सुप्रियो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए हैं और फिर चुनाव के बाद बाबुल ने वापस से टीएमसी का दामन थाम लिया। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि बीजेपी में जाने के बाद उन पर सांप्रदायिक मोहर लग गई थी। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मेरे अगर ईमानदारी कहीं उसमें अगर कहीं खोट होती ना तो मैं दीदी को बोलता कि बालीगंज में मुझे मत खड़ा करिए ना, मैं सब गलियों में जाके लोगों को मिलता। मुझे मालूम है मैं क्या हूँ और क्या गुस्सा और क्या साहस मैंने इन लोगों के खिलाफ दिखाया। मुझे ये नहीं मालूम था कि एक पार्टी करते करते मेरे ऊपर, जो एक गायक है सबका गाना गाता है, वो ऊपर वाले का देन है। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ऊपर कम्युनल होने का एक स्टैंप लग जाएगा। अब मेरे पास ये मौका है कि एक गायक जो है वो उस कम्युनल का स्टिकर जो है उसको निकाल दे। पहले मैं 70% से मुझे मिलना पड़ता था ना, आज 100% से मिल रहा हूँ। तो इससे मुझे खुश होना चाहिए, गलत होना चाहिए? खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? मिल रहा हूँ ना सबसे, सब जगह में। पहले यहाँ पे पहले भी जहाँ अमेरिका में जाइए, मैं आपको रेस्टोरेंट का नाम बता देता हूँ। हाँ, कराची बिल्ली, मैं उन 4-5 सिंगरों में से हूँ जो पाकिस्तान में जाके शो करके आया हूँ। और जब 2-2 इंडिया का चल रहा था, 2-2 मैच ड्रॉ हुआ था गद्दाफी स्टेडियम में, 5th मैच में इंडिया जीता था, सौरभ कैप्टन था, एक ही होटल में सब थे। तो एक पार्टी को जब फॉलो करते हैं, ईमानदार आदमी जो है। हैदराबाद में एआईएमआईएम नेता घोसीउद्दीन मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया। घोसीउद्दीन मोहम्मद को पुलिस को धमकाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि दुकानें बंद करवाने को लेकर पुलिसकर्मियों के साथ झगड़ने और उन्हें धमकी देने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। एआईएमआईएम के भोलकपुर ऑपरेटर घोसीउद्दीन मोहम्मद के खिलाफ मुशीराबाद पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज किया गया है। दरअसल भोलकपुर इलाके में पुलिस ने कुछ मुस्लिम दुकानदारों को रात 12 बजे के बाद दुकान बंद करने को कहा था। इसके बाद एआईएमआईएम नेता वहां पहुंचे और पुलिस को रोकने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस से उनकी काफी बहस भी हुई और आरोप है कि उन्होंने पुलिस को धमकी भी दी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री कश्मीरी पंडितों को सौगात दिए हैं। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कश्मीरी पंडितों को 182 परिवारों को झज्जर में जमीन सौंपी है। सीएम खट्टर ने पंडितों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कहते हैं वहां भी ये जो मांगने की प्रथा, अधिकार मांगने की प्रथा, ये लगातार बनी रही और अभी तक बनी हुई है। क्या हम आजाद हो गए? अगर आजाद हो गए तो हमको अपने अधिकार, अपने हक, अपनी चीजें मांगनी क्यों पड़े? अपने आप मिलनी चाहिए। और जब अपने आप मिलने का कोई सिस्टम जब तक नहीं बनेगा तब तक हम ये कहेंगे हमारी वो आजादी अभी मिले नहीं है। हमने इस पर विचार किया कि जिसका जो हक है वो उसको मिले, उसके घर जाके मिले। उसके लिए नई व्यवस्था शुरू की, परिवार पहचान पत्र, एक यूनिक व्यवस्था
देश में तो कहीं है भी नहीं, दुनिया में भी कहीं नहीं है। अभी तक आधार नाम से हमने सिटीजन की एक पहचान बनाई और उसका लाभ जितना भी एक सीमित मात्रा में हमको हो रहा है, लाभदायक हुआ है वो भी। लेकिन अपनी सामाजिक व्यवस्था वो एकांगी व्यवस्था सिटीजन की अकेले की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था परिवार की व्यवस्था है। और बहुत योजनाएं वो हमारी परिवार से जुड़ी हुई है, चाहे वो बीपीएल के कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे आज हमने आयुष्मान भारत की व्यवस्था में परिवार को एक इकाई माना है, चाहे उस परिवार की आर्थिक दृष्टि को देख करके उसकी पेंशन आदि की बात हो, उसको मकान देने की बात हो, तो परिवार की टोटल स्थिति क्या है, उसमें से ये जो परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था बनी, इस परिवार पहचान पत्र की व्यवस्था के माध्यम से एक परिवार की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, अन्य सब स्थितियां, परिवार का साइज, उसकी आवश्यकता है और आवश्यकताओं के साथ साथ परिवार की कोई विशेष क्षमता, ऐसी भी जानकारियां मिलेंगी तो समाज के लिए उसका भी उपयोग किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आज जो ये कार्यक्रम हमने किया है, इसको मैं एक कहावत के नाते, जैसे कहावत कहते हैं ना कि प्यासा कुएं के पास जाता है, लेकिन आज हम उस कहावत को बदल रहे हैं। क्या सरकारी कुआं हर गरीब प्यासे के पास जाएगा? उस बेंगलुरु के कई स्कूलों में आज सुबह धमकी वाला ईमेल मिलने से अफरा तफरी मच गई। ईमेल में स्कूल को बम से उड़ाने की बात कही गई थी, जिसके बाद से माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया। स्कूल प्रशासन ने इस बात की सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित स्कूलों में सर्च अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान किसी भी स्कूल में कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। बेंगलुरु पुलिस के मुताबिक संबंधित स्कूलों में तलाशी अभियान फिलहाल जारी है। बेंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने बताया कि बेंगलुरु के बाहरी इलाके के 4 स्कूलों को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। मैसेज के बाद सभी स्कूलों में हड़कंप मच गया और परिसर खाली करा दिया गया। पुलिस को सतर्क किया गया और इसके तुरंत बाद वे अपने अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों में पहुंच गए और ईमेल की सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं। बम निरोधक दस्ते और खोजी कुत्तों को भी अलर्ट कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आतंकी हाफिज सईद को 31 साल की सजा सुनाई गई है। वहीं पाकिस्तान की एंटी टेरर कोर्ट ने हाफिज सईद को सजा सुनाई है। हाफिज सईद को 2 मामलों में सजा सुनाई गई है। साथ ही सईद पर कोर्ट ने 3,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उसे टेरर फंडिंग के मामलों में कोर्ट ने सजा सुनाई है। जमात उद दावा के प्रमुख हाफिज सईद को संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक आतंकी घोषित कर रखा है। वहीं अमेरिका ने उसके सिर पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा हुआ है। हाफिज सईद मुंबई में साल 2008 के आतंकी हमले में वांछित है, जिसमें 161 लोग मारे गए थे। क्रिकेट में कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है जब बॉलर किसी बैट्समैन को आउट करने के बाद जश्न मनाने में मशहूर हो जाता है और तभी उस पर अगर बात की जाए तो बॉल को नो बॉल करार दिया जाए, बॉलर के जश्न को फीका कर दिया जाता है। कुछ ऐसा ही वाकया देखने को मिला है। क्रिकेट की राजनीति में आए इमरान खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अपनी तिगड़मबाजी से अविश्वास प्रस्ताव खारिज कराने और नेशनल असेंबली को भंग करवाकर जश्न मना रहे इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने संसद बहाल करने के साथ ही अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के फैसले को भी गलत बताते हुए वोटिंग कराने को कहा है, जिसके बाद 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के सभी विपक्षी दल जमकर जश्न मना रहे हैं। अब अविश्वास प्रस्ताव पर फिर से वोटिंग होने की स्थिति में उन्होंने इमरान खान को अपनी साख बचाने के लिए बहुमत हासिल करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के अध्यक्ष और पार्टी की तरफ से पीएम के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग को न सिर्फ खारिज करवा दिया था बल्कि संसद भी भंग करवा दी थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद अब इमरान की वोटिंग का सामना करना होगा।
कोरोना मामले में दुनिया भर में बदनाम रहा चीन इसकी मार झेल रहा है। हालात ये हैं कि शंघाई शहर में कोरोना के कारण अनिश्चितकालीन लॉकडाउन है। रिपोर्टर्स के मुताबिक चीन के सबसे बड़े शहर में केवल गुरुवार को ही 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से मामले काफी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ड्रोन की घोषणाएं करते भी देखा जा सकता है। ड्रोन से लोगों को अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद रखने को भी कहा जा रहा है। शंघाई के लोग अपनी बालकनियों में गाने गाकर सप्लाई की कमी का विरोध भी कर रहे हैं। एक ड्रोन दिखता है जो कहता है कि कृपया कोविड प्रतिबंधों का पालन करें, स्वतंत्रता के लिए अपनी आत्मा की इच्छा को नियंत्रित करें, खिड़की मत खोलो या गाँव मत से भी चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम जो बयानबाजी है वो की जा रही है और लोगों को रोकने की कोशिश भी की जा रही है, क्योंकि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो चीन में अब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वहां पर लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। कोलंबिया के लैंगटुआ में सोने की खदान धंसने से 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। वहां के गवर्नर ने कहा कि मरने वालों में ज्यादातर लोग सोने की खदान में काम करने वाले मजदूर थे। मैं घायलों और मृतकों के परिवार वालों से मिलने जा रहा हूं। कोलंबिया डिजास्टर अथॉरिटी के मुताबिक देश में 16 मार्च से लेकर अब तक लैंडस्लाइड का असर 6,000 से ज्यादा लोगों पर पड़ा है। इजराइल के तेल अवीव में गुरुवार देर रात फायरिंग हुई। यहां के निजनेक्फो स्ट्रीट पर एक भीड़ भाड़ वाले रेस्टोरेंट में बंदूकधारी से गोलीबारी भी की गई। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं 10 लोग इस पूरे मामले में घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनमें से 4 लोगों की हालत काफी ज्यादा गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने संदिग्ध हमलावर की तस्वीर भी जारी की है। उसे पकड़ने के लिए पूरे इलाके में फिलहाल सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। घटने वाले इलाके में बात करें तो कई बार और रेस्टोरेंट है और इस पूरे मामले पर आगे गंभीरता से जांच पड़ताल की जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए FM न्यूज।